जरा सोचिए, क्या एक किताब दुनिया भर में कहानियां कहने का तरीका बदल सकती है? करीब 2000 साल पहले भारत में एक ऐसी ही किताब लिखी गई थी और ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी। इसका मकसद था राजकुमारों को बुद्धि और शासन की कला सिखाना। आज हम पंचतंत्र की इसी अद्भुत यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सब शुरू हुआ एक ऐसी समस्या से जिसे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वहीं उनको कैसे सिखाया जाए जो सीखना ही नहीं चाहते? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना माता-पिता और शिक्षक सदियों से करते आ रहे हैं। और पता है, यही वो सवाल था जिसने पंचतंत्र को जन्म दिया। चलिए, कहानी की जड़ में चलते हैं। प्राचीन भारत का एक राज्य था महिलारोप्य, जहां राजा सुदर्शन का शासन था। उनके पास शक्ति, धन, सम्मान सब कुछ था, बस एक चीज नहीं थी, बुद्धिमान उत्तराधिकारी। राजा सुदर्शन अपने 3 बेटों बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था और इस वजह से राज्य का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। तब एक मंत्री ने एक असाधारण विद्वान का नाम सुझाया, विष्णु शर्मा, जो इस नामुमकिन से लगने वाले काम को शायद कर सकते थे। और विष्णु शर्मा का आत्मविश्वास तो देखने लायक था। राजा ने उन्हें कामयाबी के बदले 100 गांव देने का वादा किया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि ज्ञान बेचा नहीं जा सकता। इसके बजाय उन्होंने एक बड़ा ही साहसी वादा किया, सिर्फ 6 महीनों में वो राजकुमारों को कुशल शासक बना देंगे। तो विष्णु शर्मा ने ये किया कैसे? पारंपरिक तरीकों से तो बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नए क्रांतिकारी तरीके से। उन्होंने महसूस किया कि राजकुमारों को नियमों की नहीं, कहानियों की जरूरत है। तो उन्होंने ज्ञान को 5 ग्रंथों यानी तंत्रों में बुन दिया, जिसे आज हम पंचतंत्र के नाम से जानते हैं। देखिए, ये कोई बच्चों की कहानियों की किताब नहीं थी, ये एक नीति शास्त्र थी। मतलब जीवन जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड। ये नीति सिखाती थी, जिसका मतलब है दुनिया में होशियारी और समझदारी से कैसे रहा जाए। विष्णु शर्मा जानते थे कि उपदेश देने से कहीं ज्यादा असरदार कहानियां होती हैं, क्योंकि कहानियां दिमाग के साथ साथ दिल को भी छूती हैं। और इसकी बनावट वो तो अपने आप में एक कमाल थी। पंचतंत्र की कहानियां रशियन डॉल्स की तरह हैं। एक मेन कहानी के अंदर दूसरी कहानी और फिर उसके अंदर एक और। ये दिलचस्प तरीका न सिर्फ राजकुमारों का ध्यान बनाए रखता था, बल्कि उन्हें ये भी सिखाता था कि दुनिया कितनी जटिल और परत दर परत होती है। ये 5 तंत्र मिलकर एक पूरा कोर्स बनाते हैं। दोस्तों के बीच फूट डालने से लेकर नए दोस्त बनाने तक, युद्ध और शांति की रणनीतियों से लेकर जल्दबाजी में काम करने के खतरों तक। हर कहानी एक सबक थी, जिसे जानवरों के किरदारों के जरिए बताया गया, ताकि राजकुमार बोर हुए बिना जिंदगी की गहरी सच्चाइयों को समझ सके। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत थी। सिखाने का ये तरीका इतना शक्तिशाली और यूनिवर्सल था कि ये भारत की सीमाओं में बंधा नहीं रह सका। ये एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा जिसने दुनिया भर की संस्कृतियों को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इसकी इस अविश्वसनीय यात्रा को देखिए। लगभग 300 ईस्वी में संस्कृत में लिखे जाने के बाद इसका फारसी में अनुवाद हुआ। फिर ये अरबी दुनिया में कलीला व दिमना के नाम से मशहूर हुआ। 11वीं सदी आते आते ये यूरोप पहुंच गया और 1600 तक तो ये लगभग हर बड़ी यूरोपीय भाषा में अपनी जगह बना चुका था। इसका असर कितना बड़ा था? आज पंचतंत्र के 50 से ज्यादा भाषाओं में 200 से भी ज्यादा वर्जन मौजूद हैं। ये भारत के सबसे ज्यादा अनुवादित साहित्यिक कामों में से एक है और इसकी कहानियां दुनिया की सबसे जानी पहचानी कहानियों में से कुछ बन गईं। इसके असर का सबूत चाहिए। 17वीं सदी के मशहूर फ्रांसीसी कहानीकार जियां द ला फोंटेन ने खुद माना कि उनकी प्रेरणा पिलपई, एक भारतीय ऋषि से आई थी, जो पंचतंत्र का ही एक और नाम था। ये एक सीधा सीधा कबूलनामा था कि भारत की कहानियां यूरोप को सिखा रही थीं और इसका असर ला फोंटेन से कहीं आगे तक फैला है। पंचतंत्र की गूंज ईसप की दंत कथाओं, अरेबियन नाइट्स की कहानी के अंदर कहानी वाली स्टाइल और यहाँ तक कि रडयार्ड किपलिंग के काम में भी सुनाई देती है। ये दुनिया भर में कहानी कहने की परंपरा का एक बुनियादी हिस्सा बन गया। तो ये सब आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? क्यों कहानियों का ये सदियों पुराना संग्रह हमारी आज की टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में भी इतना जरूरी है? फर्क देखिए, पारंपरिक शिक्षा अक्सर हमें सिखाती है कि क्या सोचना है, जो रटने पर आधारित हो सकता है।
लेकिन पंचतंत्र का तरीका, जिसे आज हम नैरेटिव पेडागॉजी कहते हैं, वो हमें सिखाता है कि कैसे सोचना है। कहानियां हमें इमोशनली जोड़ती हैं, जिससे मुश्किल आइडियाज और नैतिक सबक आसानी से समझ आते हैं और हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। और ये कोई पुराना विचार नहीं है। आज की मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसीज, जैसे भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बाकायदा कहानी कहने की ताकत को पहचान रही हैं। वो इससे ईमानदारी और सहानुभूति जैसे मुश्किल मूल्यों को सिखाने के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल के रूप में देख रही हैं। विष्णु शर्मा ये बात लगभग 2000 साल पहले ही समझ गए थे। तो आखिर में सवाल यही है, डेटा और इन्फॉर्मेशन से भरी इस दुनिया में हम एक अच्छी कहानी की सीधी साधी ताकत से क्या सीख सकते हैं? शायद पंचतंत्र का सबसे बड़ा सबक यही है कि ज्ञान को अगर असरदार बनाना है तो उसे एक कहानी की आत्मा देनी ही पड़ेगी।